तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। उम्मीद है सब बढ़िया। ओके, तो आज हम लोग फ्रेश यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक हो चुका है। बहुत लंबी जर्नी रही है, काफी समय हो गया इसको करते हुए, क्योंकि है भी बहुत बड़ा। तो आज हमारा बिल्कुल लास्ट यूनिट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एजेंसी। ये कंप्लीट करते हैं। नहीं, 2 लेक्चर लगेंगे आज और 1 लेक्चर और लेंगे हम अगला। 2 या 2.5 लेक्चर तक कोशिश करेंगे कर दें इसको। ठीक है, तैयार, स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात, एजेंसी का मतलब क्या होता है तो जरा वो जानना है। आज से पहले क्या तुमने कभी सुना है हमारी क्लास में ये एजेंसी नाम का वर्ड? सुना है, लेकिन तेरा ध्यान क्लास में नहीं था। कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस में मैंने बताया था, मैंने एक जगह और बताया था, माइनर कैन बी एजेंट। यस, हेड यूनिट में। तो हमने एजेंसी वर्ड को पढ़ा तो है, बट इन डेप्थ, इन डिटेल एजेंसी को अब हम लोग यहां पर सीखेंगे कि क्या होता है एजेंसी का मतलब। एजेंसी का मतलब होता है एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। मैं लिख के थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। कहां पर लिखूं? इस साइड में लिखना है मुझे। देखो जी, एजेंसी का मतलब क्या होता है, अभी आपको नोट नहीं करना, आपको समझना है बस। एजेंसी मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है एजेंसी। ऐसा होता है कि ये वाला बंदा है प्रिंसिपल, ये क्या करता है, ये अथॉरिटी देता है अपने किसी काम को करने की इस बंदे को। प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू अपना कोई काम करता है, तो फिर यहां पर प्रिंसिपल और एजेंसी के बीच का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाता है, और उस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आया कुछ समझ? क्लियर है? जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्या होता है, जैसे कि सिटीजन गैस है, सुना है? सिटीजन गैस एंटरप्राइजेस, गैस सिलेंडर आते हैं आप लोगों के घर में। वो लोग उस गैस सिलेंडर को, सिटीजन वाले क्या करते हैं, वो लोग वहां पर मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडियन गैस, भारत पेट्रोलियम, भारत गैस, सॉरी भारत पेट्रोलियम नहीं, भारत गैस। लेकिन वो लोग मैन्युफैक्चर करके खुद जो है वो आपके घर पे नहीं पहुंचाते। तो कुछ लोगों ने उसकी क्या ले रखी होती है, ये आपने पक्का सुना होगा कहीं ना। तो वो जो गैस सिलेंडर पहुंचाते हैं वो उसके बिहाफ पर पहुंचाते हैं, किसके? भारत गैस के। इंडियन गैस, इंडियन है, इंडियन नहीं है, इंडियन है। समझ रहे हो कुछ? लोकली बात करते हैं। लोकली क्या हुआ है कि कोई एक मिस्टर ए है और यहां पर बी है। ए को अपना कोई काम करवाना है, उसने अपना काम स्वयं यानी कि खुद नहीं किया, उसने किससे करवा लिया? बी से करवा लिया। बदले में उसने बी को क्या दे दिए होंगे? क्लियर है? तो एजेंसी में कंसीडरेशन हो सकता है, होता है या नहीं होता? पक्का नहीं है, नहीं भी हो सकता। ए ने बी से कोई काम करवाया लेकिन उसने बी ने कोई पैसे मांगे ही नहीं। एक बार याद करो, मैंने कंसीडरेशन में एक्सेप्शन बताया था। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना ये लैपटॉप, वैसे तो ये सही हालत में है अभी, और हे भगवान अभी ये सही हालत में ही रहे कुछ साल तक। तो ये लैपटॉप मैंने आप लोगों को दिया कि नेहरू प्लेस जाओ, नेहरू प्लेस में किसी अनिल की दुकान पर ये लैपटॉप जो है सबमिट कर देना, वो ठीक करके दे देगा तुम्हें। तो जाना मुझे चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया, मैंने किसको भेज दिया? मैंने आप लोगों को भेज दिया, आप में से किसी एक को। तो आप मेरे क्या बन गए? मैं आपका क्या बन गया?
तो शायद आप मेरे से चार्ज नहीं करोगे, शायद बोला है कि एक आधा बेशरम भी होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, हम तो, आप पूरे दिन हमें ज्ञान ही देते रहते हो, आज थोड़ा सा हमने भी कर दिया आपके लिए। तो आप एजेंट बन गए मेरे, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब ये थोड़ी है कि आपने मुझसे पैसे नहीं लिए तो मेरे लैपटॉप को सुदर्शन चक्र बना के घुमाते हुए लेके जा रहे हो, ऐसे खेलते हुए फुटबॉल की तरह लेके जा रहे हो, ऐसे नहीं लेके जाना ना। और मान लो आप खेलते हुए लेकर जा रहे हो लैपटॉप को, कैच कैच खेलते हुए जा रहे हो और लैपटॉप टूट गया, तो मैं आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूंगा या नहीं? लेकिन मैंने कंसिडरेशन तो आपसे, आपने चार्ज नहीं किया है ना। तो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी एजेंसी एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका प्रूफ मैंने आपको यूनिट नंबर 2 की कंसिडरेशन की सबसे लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट का सेकंड लास्ट वाला पॉइंट बताया था, अगर याद हो किसी बच्चे को तो। ध्यान है? तो देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने। एजेंसी के अंदर दो पार्टी है, एक प्रिंसिपल एक एजेंट है। वो प्रिंसिपल होता है जो अपना काम जो है वो किसी और से करवाता है। एजेंट उसके पैसे भी चार्ज कर सकता है और पैसे चार्ज नहीं भी कर सकता। लेकिन नहीं करे और करे, दोनों ही केस में ऐसा नहीं है कि पैसे चार्ज नहीं करे तो वो लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल होगा, 100% लाइबल होगा। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? अब यहां पर सवाल ये होता है कि एजेंसी जो है वो क्रिएट कैसे होती है। और एक सवाल, एजेंसी क्रिएट कैसे होती है? तो मैं एक्सप्रेसली आपको अपना क्या बना सकता हूं? क्या एजेंट आप मेरे इंप्लाइडली बन सकते हो? बन सकते हो। एजेंसी बाय नेसेसिटी, बाय होल्डिंग आउट, ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है? तो दो लेक्चर्स कोशिश करेंगे, दो लेक्चर्स में आपका ये यूनिट कंप्लीट करें। कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 3 हो सकते हैं, 2.5 3। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई मजेदार सा चैप्टर, जो आप लोग बोलो। अच्छा, जिन्होंने, एक मिनट, जिन्होंने नेगोशिएबल किया हुआ है वो मन में सोच रहे हैं यार छोड़ना, कोई दूसरा करवाए। देख लेंगे, देखते हैं क्या करवाऊंगा। बहुत इजी नहीं है नेगोशिएबल, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है। इसीलिए वो इजी है। चलो स्टार्ट बाद में बात करेंगे, पहले अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बनाओ यूनिट नंबर 9, लिखो हेडिंग में। अच्छा, जिन्होंने नेगोशिएबल किया हुआ है वो दोबारा आना, छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं आईसीआई की बुक से कराऊंगा। उन्होंने दूसरे बैच में किया हुआ है, मेरा एक बैच थोड़ी चलता है, ऐसा बहुत है भाई, ठीक है। आ जाओ, आगे करें। तो सबसे पहले आपको एजेंसी लिखना है। एजेंसी में सेक्शन नंबर 182 से 238, सारे नहीं पढ़ने, बस बता रहा हूं ये कितने सेक्शंस में कवर्ड है। हाँ, एसी चला दो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कंसेप्ट नंबर 1। मीनिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब। मीनिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। तो सबसे पहला, मीनिंग ऑफ एजेंसी बहुत सिंपल, इसका मतलब है इट मींस, क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। इट मींस
द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो मैं सबसे पहले सेक्शन 182 हमें एजेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो एजेंट कौन होता है? एजेंट वो बंदा जो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड किया गया है। तो एजेंट को एम्प्लॉयड कौन करता है? प्रिंसिपल। ऑल वेल। और अगली बात पहले ये लिखो या दूसरी बात भी सुन लो। एजेंट मीन्स द पर्सन हु एम्प्लॉयड थ्रू या बाय प्रिंसिपल। और एजेंट का मतलब वो बंदा जो किसी थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल के बिहाफ पर डील करता है। मैंने किसी मिस्टर ए को अपॉइंट किया है कि वो डील कर सके मेरे बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी से, तो ए मेरा क्या हो गया? एजेंट। अब समझ गए? तो लिखो एजेंट का मतलब। नंबर 2, एजेंट के अंदर नोट करें बच्चे, ब्रैकेट में लिखो पहले सेक्शन 182। इट मीन्स अ पर्सन employed by principal number A to do any act for him or to represent him in dealing with थर्ड पार्टी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एजेंट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल? गलत तो नहीं है? नंबर 3, अब एक काम करते हैं प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। 183 हमें प्रिंसिपल की बात बताता है। 183 नहीं है इसका, 182 ही है। वन एटी टू प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों की बात करता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है जिसके लिए एजेंट क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। लिखो प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर होम वर्क इज डन और हु इज बीइंग रिप्रेजेंटेटेड बाय द एजेंट। ठीक है, 3 बातें हो गई। चौथी और पांचवी बात समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने नोट कर लिया है? तो सब सुनो। क्वेश्चन मेरा यह है कि हु कैन बी प्रिंसिपल? कौन प्रिंसिपल बन सकता है? ओनर ऑफ द गुड्स? ये क्या बात हुई? ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी प्रिंसिपल। मैंने बताया था इस दुनिया में हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है। माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को उस एंगल से पूछ रहा था मैं वैसे, और आपने एंगल बताया नहीं। बताता तो तुम आंसर नहीं देते।
तो हु कैन बी प्रिंसिपल? ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी द प्रिंसिपल। तो यही प्रश्न है, हु कैन बी द एजेंट। अब इसी एंगल से पूछ रहा हूं। अब याद तुम गलत हो गए। अब याद करो, तुम मैंने बता रखा है माइनर कैन बी एजेंट। आया समझ में? लेकिन माइनर पर्सनली लाइबल। देखो नॉर्मली अगर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों कॉम्पिटेंट है तो एजेंट अगर कोई गलती करता है तो एजेंट लाइबल होगा। बट अगर प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट है और एजेंट माइनर है तो एजेंट की गलती पर माइनर की गलती पर वो लाइबल। आया समझ में? ये एंगल था मेरा पूछने का, मुझे लग रहा है समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज मैंने यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको पढ़ाई हुई है। पोजीशन ऑफ माइनर में माइनर कैन बी एजेंट, तो यहाँ इसका आंसर ये दे रहा है दैट कि एजेंट कैन बी, माइनर कैन बी द एजेंट, यहाँ पर बोल सकता है। तो फोर्थ पॉइंट लिखो पहले प्रिंसिपल का। पहले लिखो हु कैन बी प्रिंसिपल, सेक्शन 83 183। लिखो ओनली ए कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी हु कैन बी एजेंट। तो कौन हो सकता है? एनी पर्सन वेदर कॉम्पिटेंट और नॉट कैन बिकम एजेंट। तो मैं इसको और क्लियर डेफिनेशन में लिख देता हूं। अच्छा, आज की क्लास हम लोग नोटिंग ही करेंगे। इंस्टीट्यूट की जो बुक है वो अगले लेक्चर के अंदर ओपन करने वाले, थोड़ा सा माइंड में आ भी जाए ना टॉपिक। एनी पर्सन कैन बिकम एजेंट, इट मींस, मैम की बॉटल में थोड़ा पानी, इट मींस ए माइनर है इसमें, इट मींस ए माइनर कैन ऑल्सो बिकम एन एजेंट। माइनर भी एजेंट बन सकता है, बट प्रिंसिपल कैन नॉट हेल्ड हिम लाइबल फॉर एनी लॉस accrued to him। ठीक है? यस बेटे। नहीं, तीनों है, बिना कॉम्पिटेंट में तीनों ही आते। नहीं बना सकते। हाँ, डिस्क्वालीफाइड है वो तो। अरे तो कुछ एक्सेप्शंस भी तो हैं, इसलिए तो मैंने एग्जांपल में माइनर लिखा है, एलियन नहीं लिखा। एलियन इनेमी को आप कैसे बना दोगे? वो तो पूरे इंडिया के अंदर मना कर रखा है, कंट्री से वॉर चल रही है, तो काम करेगा अभी वॉर के बीच में? सही है। चलो बेटे, अगला पॉइंट।
अब बात करते हैं कंसीडरेशन की। फिक्स पॉइंट, कंसीडरेशन सेक्शन नंबर 185। ठीक है, तो क्या कंसीडरेशन जरूरी होता है? कोई जरूरत नहीं है कंसीडरेशन की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मना कर रखा है। भाई प्रिंसिपल एजेंट को पैसे देता है, लेकिन अगर एजेंट बनाया और एजेंट को पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। समझ गए? यानी कि विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑल वेल। तो लिखो कंसीडरेशन के अंदर देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो अ पर्सन कैन बिकम एजेंट ऑफ द अदर पर्सन विदाउट कंसीडरेशन। डन। जो सेकंड वाला कराऊंगा ना अब कंसेप्ट, ये कंसेप्ट वन में अभी क्या बताया, अभी सिर्फ मीनिंग मीनिंग बताइए, मतलब क्या होता है, समझ गया ना सब? एजेंसी का मतलब रिलेशनशिप, पूरा बोलो लोग गलत समझ जाएंगे, बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट का मतलब वो बंदा जो प्रिंसिपल ने जिसको एम्प्लॉय किया है, या वो बंदा जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी से क्या करता है? डील करता है। प्रिंसिपल कौन होता है? वो बंदा जिसके लिए एजेंट काम करता है। कौन प्रिंसिपल बन सकता है? ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी द प्रिंसिपल। कौन एजेंट बन सकता है? एनी पर्सन कैन बी द एजेंट, वेदर इनकॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट, बट इन द केस ऑफ incompetent person the principal will be liable, incompetent person will not be liable. For example, minor will not be, हाँ, माइनर एजेंट बन सकता है। सही है। अब हमारा ये कंसेप्ट नंबर एक था ना, अब कंसेप्ट नंबर दो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। लिखो एजेंसी को क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स। तो मैं आप लोगों को इसके अंदर बताना चाहूंगा, चार मेथड होते हैं। और अपनी कलम को ना साइड कर दो, या एक काम करो, चारों मेथड के नाम लिख लो, फिर मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहला है एजेंसी बाय लिखो सबसे पहला एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। पहला कौन सा है? एजेंसी बाय। नंबर दो है एजेंसी बाय
इम्प्लाइड एग्रीमेंट। नंबर 3 कहता है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड द लास्ट वन इज एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, जिसको मैं बोलता हूं कंफर्मेशन। रैटी, नॉट रैक्टी, रैटिफिकेशन। डन बाय, पहले इनके मतलब समझ लो जरा। वैसे इनकी डिटेल्स आगे आने वाली है, बट सामने आया है तो बिना समझाए आगे बढ़ूंगा नहीं। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, क्या कभी एक्सप्रेस, बस इस शब्द को सुना है तुमने? सर ये तो आपने पहली क्लास के अंदर पढ़ाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट दो होते हैं, एक्सप्रेस होता है और क्या वो दोनों ये सेम नहीं है? तो एजेंसी एक्सप्रेसली बन सकती है, मतलब प्रिंसिपल बैठा, एजेंट उसने एक बंदे को बोला क्या तू मेरे लिए ये काम करेगा, तो वो बोलता हाँ करूंगा, ओरल हो गया। लिख के बोलता क्या तू मेरे लिए ये काम करेगा, बोलता हाँ करूंगा, तो फिर राइटिंग में हो गया। मतलब ये ओरल भी हो सकता है और डन। इसके ऊपर तो लिख लेना इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यही पढ़ो, बाकी सब पढ़ के जाना। कुछ लोग होते साले इंपॉर्टेंट पढ़ के भाग जाते। ठीक है, अब एजेंसी बाय इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब जहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, आप बन गए एजेंट, आप ऑटोमेटिकली एजेंट बन गए। तो सबसे पहला है स्टॉपल, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, बताऊंगा इसका मतलब। एक है बाय होल्डिंग आउट, बताएंगे बिना बोले भी करवाएंगे। एक है बाय, बातें नहीं डिस्टर्ब होगा, क्लास से बाहर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। पढ़ने वाला होगा तो फर्क पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर वो क्लास में भी कोई फायदा नहीं। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अब हम क्रूशियल स्टेज पे हैं, आखिरी 3 महीने बचे हैं हमारे, 3 भी नहीं बचे हम। हाँ तो मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा बाहर करूंगा, अब ये भी नहीं बोलूंगा भाई सॉरी बोल, थैंक यू बोल, कुछ नहीं, सीधा बाहर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ही फेवर के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा। रिक्वेस्ट मान लो, और जो नहीं सुधरेगा वो धमकी समझ लो, सालो कूटूंगा बहुत। आज अगला सुनो, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और चौथा क्या है, एजेंसी बाय सर्टिफिकेशन। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करता हूं एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो नंबर 1, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब कि जहां पर एजेंट को प्रिंसिपल खुद अपॉइंट कर रहा है, अपने आप अपॉइंट कर रहा है। हाँ, एजेंट को प्रिंसिपल खुद अपॉइंट कर रहा है। जैसे कि मैं अगर किसी एजेंट को अपॉइंट करना चाहूं तो मैं खुद उससे बात कर रहा हूं कि भाई क्या तू मेरा एजेंट बनेगा। या तो ओरली बात कर सकता हूं या तो राइटिंग में कर सकता हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल और राइटिंग दोनों में बनते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। मजा 2, 3 और 4 के अंदर। क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2, 3, 4 के बीच में से कहीं से अटकेगा। ठीक है, तो नंबर सबसे पहला वाला लिखो, एजेंसी बाय एक्सप्रेस में लिखो, व्हेन द प्रिंसिपल हिमसेल्फ
appoint as agent an agent then it is called agency by express agreement. आगे लिखो दिस कैन बी ओरल और रिटन if it is in writing then it is termed as power of attorney. अगर ये राइटिंग में होता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी. आ गया? मैं एजेंट तेरे को पावर दे रहा हूं कि तू मेरे ब्याह पे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करियो और तुझसे कुछ गलतियां हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार मैं ही होऊंगा. लेकिन तू गलतियां कैपेसिटी में करियो अपने काम की, तो चला कुछ भी कर दिया. अब समझ गए? चलो सेकंड पॉइंट. सेकंड क्या है? एजेंसी बाय डन. एजेंसी बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट नहीं कर रहा, प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट नहीं कर रहा, सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लिया जाता है इंप्लाइडली सामने वाला पर्सन क्या बन गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अब वो सिचुएशन को मैं अभी एक्सप्रेस करूंगा, एक स्टॉपेल, एक होल्डिंग आउट और एक नेसेसिटी. ठीक है, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इसका मतलब लिख लो जरा, उसके बाद करेंगे. लिखो इन दिस मोड द प्रिंसिपल डज नॉट अपॉइंट द प्रिंसिपल does not appoint an agent rather circumstances or situations appoint the agent. तो सबसे पहला क्या था? ठीक है, एजेंसी बाय स्टॉपेल. सब समझना सुनना बहुत अच्छे से. अभी कोई लिखेगा नहीं कुछ, ठीक है, सुनना. एक बंदा है ए, एक बंदा है टी
और एक बंदा है पी, ठीक है। ए ने टी को कहा कि मैं पी का एजेंट हूं। ए ने टी को, क्या है ये, इन प्रेजेंस ऑफ पी कहा कि मैं पी का एजेंट। इसको नंबरिंग देंगे हम, नंबर ए। तो क्या कह रहा हूं मैं, ए बंदा टी को पी की प्रेजेंस में ये बात बोल रहा है। जैसे कि प्रैक्टिकली देखते हैं, मैं ए हूं, ये पी है, ठीक है, और ये टी है, थर्ड पार्टी। तो मैं थर्ड पार्टी को कह रहा हूं कि मैं इसका क्या हूं, ऑल वेल। तो अगर मैं इसका एजेंट नहीं हूं तो ये मुझे ये डिनाई करेगा या नहीं। और ये एक बात, और ये ना तो बहरा है, ना गूंगा है, ना लंगड़ा लूला है, कुछ भी नहीं है, कॉम्पिटेंट ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका एजेंट नहीं हूं तो इसको मना करना चाहिए। इसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसने कोई ऑब्जेक्शन, नंबर दो, नंबर दो क्या कहता है, पी डज नॉट ऑब्जेक्ट। समझ गए, ठीक है भाई, अपने अपने घर चले गए। बाद में नंबर थ्री, नंबर थ्री इस कलर से हो रहा है। बाद में क्या हुआ, इस टी ने इस ए से कोई क्या कर लिया, ये सोचकर कि ए क्या है, बात समझ में आई। तो अब ये जो सिचुएशन हुई ना, यहां पर ए जो है ये पी का एजेंट बन गया इंप्लाइडली बाय स्टॉपल। स्टॉपल वर्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। अब तू मना नहीं कर सकता, अब तू मना नहीं कर सकता। शब्द का समझ में आ गया, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, यानी कि अब पी को बोला जा रहा है, कानून बोल रहा है ये बात, अब नहीं मना कर सकता कि ए तेरा एजेंट नहीं है, क्योंकि उस दिन मना करने वाली सिचुएशन थी, तब तू अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा था। ऐसे मत बोलना, ठीक है ऑल वेल, समझ गए सब। एक काम करते हैं, इसी सिचुएशन को लिखते भी हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ, लिखो एजेंसी बाय स्टॉपेल के अंदर लिखो, पहले इसके ब्रैकेट में लिख लो, स्टॉप फ्रॉम denying something already accepted by conduct in past। पास्ट में पी ने कोई कंडक्ट किया था जिससे ऑलरेडी ए माना गया कि वो एजेंट है। फ्यूचर में एजेंट ने कोई एग्रीमेंट बना लिया टी से, पी डिनाई नहीं कर सकता। आ गया समझ। आपको पता है ये कंसेप्ट समझ नहीं आता बच्चों को, 90% स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को छोड़कर जाते, मेरे वाले नहीं, मेरे वाले उन 10% में, ठीक है। एक काम करो, लिखो इसको, ये पहले बना लिया डायग्राम सा, बनाओ ना, फिर खाली मेरी शक्ल देख रहे हो, इतना अच्छा थोड़ी स्मार्ट तो मैं हूं। जल्दी करो।
मेरे भाई तेरे। ओके भाई, एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, देन होल्डिंग आउट वाला करवाते हैं अगला। लिखो एग्जाम्पल, लिखो बेटे, ए टेल्स टी। ए बोल रहा है किसको? टी को। इन द प्रेजेंस ऑफ पी दैट ही मतलब ए इज पीज एजेंट। ए खुद कह रहा है टी को कि मैं पी का एजेंट हूं, पी वहीं खड़ा है। बट पी डज नॉट ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट। नोइंग दैट, गांव में ना ऐसी सुबह सुबह जाते हैं बोतल लेके लोग। ए, चुप, चलो भाई चलो। लेटर, लेटर, आगे चलो। लेटर टी enters into a transaction with A, assuming that, अब T क्या एज्यूम कर रहा है? A is P's agent. Here P later on wants to refuse the authority of A. क्या वो कर सकता है ऐसा? P मना करना चाहता है। क्वेश्चन लिख लो, कैन इट डू सो? जल्दी बोलो। तो आंसर है हेयर पी इज बाउंड बाय, लिखो हेयर पी इज बाउंड बाय दिस ट्रांजेक्शन एंड पी विल बी स्टॉपेल, मतलब स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट A was is his agent। सही है। मेरा मन कर रहा है और अपनी लैंग्वेज में इसको इजी करने का। करूं? यहां तक लिख लिया? इसको
किसे लेगा? प्रिंसिपल से लेगा। हो गया? नोट हो गया? जल्दी कर बेटे। मैं पानी पी लेता हूँ। हमें पता नहीं करना, कोर्ट का काम है पता करना। अरे तो कुछ कंसिडरेशन करोगे तो लिखोगे नहीं पेपर में कितने पैसे लिए दिए गए। मैं ये पढ़ना है, होगा या नहीं होगा? सही है। एक काम करो, इसको और सिंपल लिखो, क्योंकि ये बच्चा 90% बच्चा इस कंसेप्ट को छोड़ता है, तो इसको और सिंपल करते हैं। मैं एक बॉक्स सा बना रहा हूं, के अंदर लिखो सिंपली agency by estoppel arises when a person by his conduct or words leads third party to believe that a certain person is his। ये बंदा कौन है? उसका एजेंट। सही है। तूने नहीं मैंने। ठीक है भाई, हो गया। चलो नंबर बी पॉइंट, ये मैंने क्या नंबर नंबर क्या दिया था? ए दिया था ना। बी पॉइंट दो, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। इसके ब्रैकेट में लिख लो पास्ट पॉजिटिव एक्शन। पास्ट पॉजिटिव एक्शन। तो मेरे प्यारे और समझदार बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट भी लगभग लगभग 70 to 80% बच्चे को समझ नहीं आता, या वो है वही सुन सुना के आगे बढ़ता है और बाद में छोड़ के आता है। पहले स्टॉपेल बताओ, कौन स्टॉप, किसको रोका गया है डिनाई करने से? प्रिंसिपल को। तूने सारे तूने पहले मुंह क्यों बंद था तेरा बे? ठीक है। अब होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? मैंने ना ब्रैकेट में एक लाइन लिखवाई हुई है, जैसी मैं अपनी कहानी खत्म करूंगा तुम्हें ये लाइन समझ में आ जाएगी क्यों लिखवाई। तो करते हैं अपनी कहानी शुरू। बहुत अच्छे तरीके से सुनना सबके सब ज्ञानियों। मैं एक, मान लो बिजनेस पर्सन के पास एक ट्रेडर है, मैं उस ट्रेडर के पास सन 2004 से काम कर रहा हूं। आज क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। ठीक है, 20 साल हो गए। तारीख क्या है आज? 29 मार्च 2024। ये चल रहा है आज की डेट में, और मैं 20 साल से उस ट्रेडर के पास काम कर रहा हूं। मैं 20 साल से उस ट्रेडर का एजेंट हूं, और वो ट्रेडर मेरा क्या है? प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? अच्छे से सुनना, एक बार में समझना, सेकंड टाइम लेना ही मत।
तो पूरे के पूरे पिछले 20 साल में ट्रेडर की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसके बिहाफ पर कौन कर रहा होगा? मैं कर रहा हूंगा। तो मैं पिछले 20 साल में क्या क्या कर रहा था जरा ये गिनते हैं। मैं सबसे बाहर आउटसाइडर से पैसा ले रहा था, उनको पैसा दे भी रहा था, आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा, 20 साल से कर रहा हूं, तो इस पूरे के पूरे ट्रेडर के जितने भी लोग होंगे वो सब मुझे जानते होंगे या नहीं? सब जानते होंगे मुझे। 20 साल एक ही कंपनी में मजाक है। अब मान लो मैं और सर 20 साल से एक साथ पढ़ा रहे, तो हम एक दूसरे की रग रग जानते होंगे। जानेंगे नहीं? 20 साल काम करना किसी के साथ बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। मैं बस अपने एग्जाम्पल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 20 साल बोल रहा हूँ, सुनते रहना। आज 20 साल बाद उस प्रिंसिपल से मेरी कोई बात हो गई, खटपट हो गई, हो जाती है। उसमें थोड़ा सा अहंकार आ गया, मेरे को अच्छी नहीं लगी बात। मैं थोड़ा रूल्स रेगुलेशन वाला बंदा था, मेरी बात खराब हो गई। मैंने कहा जा रहा हूं मैं, आज से तेरी मेरी एजेंसी क्या हो गई? खत्म। ना मैं तेरा एजेंट ना तू मेरा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो गया। वो चला गया। अब चलो मैं ही था, मैं ही काम कर रहा हूं, तो मैं चला गया वहां से। 2 4 5 दिन घर पे रहा, फिर मेरे को आया गुस्सा। मैंने कहा साला बहुत बोलता है, बताऊंगा इसको मैं। तो मैं क्या किया, मैंने उन लोगों से पैसे कलेक्ट किए जिनसे मैं ऑलरेडी 20 साल से पैसा कलेक्ट किसके ब्याह पर कर रहा था। आज मैं उनके पास गया सबसे पैसे लेने, मैं कहा लाओ भाई 1 लाख रुपए दो। तो सुन, चुप ना पहले। जिसने पैसे दिए वो क्या सोचेगा कि मैं कौन हूं? मैंने सबसे पैसे वैसे ले लिए। समझिए बात को। तो उन लोगों ने मेरे को पैसे दिए थे मेरे पास्ट पॉजिटिव एक्शन पे। यस और नो? क्या लिखा है यहां पर? पास्ट पॉजिटिव एक्शन। आया समझ में? उनकी कोई गलती है जिन्होंने पैसे दिए? या सामान दिया, माल उठा लिया मैंने, मान लो अपनी दुकान खोल ली सेपरेट, मैंने उनसे ही माल उठा लिया, सप्लायर से। तो सप्लायर ने मुझे मेरी काबिलियत पे माल नहीं दिया, सप्लायर ने मुझे इसीलिए माल दिया क्योंकि मैं 20 साल से एजेंट हूं किसका? तो यानी कि अगर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप खत्म होता है और बाद में कोई एजेंट उस प्रिंसिपल के ब्याह पर कोई सामान ले लेता है, कोई पैसा ले लेता है, बेशक वो एजेंट ना हो और वो प्रिंसिपल ना हो, इम्प्लाइड है कि आप एजेंट हो बाय होल्डिंग आउट। आ गया समझ में? मैं कौन हूं? मैं एजेंट हूं बाय होल्डिंग आउट। तो यहां पर प्रिंसिपल लाइबल होगा। पूछो क्यों? साले नोटिस देना चाहिए था तुझे, नहीं देना चाहिए था मुझे? यस और नो? और मान लो मैं क्लासेस पढ़ाना छोड़ दूं, और मान लो कोई टीचर हम लोगों ने रखा हुआ है, वो 2 3 साल से पढ़ा रहा है, और वो हमारी कोई बात होगी, वो चला गया हमारे यहाँ से, तो मुझे ये बात बच्चों को बतानी है या नहीं? अब बच्चों ने उससे डील कर ली, क्या सोच के करी होगी कि वो हमारे यहाँ ही है, तो फिर हम ही लाइबल है फिर इस एक्टिविटी के लिए। समझ गए? तो फिर वो एजेंट माना जाएगा, इम्प्लाइड एग्रीमेंट एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। आ गया समझ में? इससे अच्छा तुम्हें कोई कहीं नहीं बता सकता जो मैंने। वो सब बात की बात है ना, पहले जो उसका नुकसान हुआ है वो लेना। एजेंट क्यों देगा? एजेंट के बाप पे प्रिंसिपल देगा। अब प्रिंसिपल एजेंट के खिलाफ केस करेगा, वो अलग मैटर है। वो जो तूने बोला था ना फ्रॉड है, अब वो प्रिंसिपल एजेंट के बीच की बात है। थर्ड पार्टी की वो जो है वो खत्म। ठीक है, आ जाओ, लिखो। अंडर दिस टाइप ऑफ एजेंसी, a person appoints an agent
एग्जाम्पल लिखो। P clearly appoint A his agents a work for several years. Later on, he revokes the agency of A. P ने A को एजेंसी से हटा दिया। तो ये P की ड्यूटी है पब्लिक को बताना या नहीं? बोलो ना भाई। और P ने पब्लिक को बताया नहीं और A पीछे से उनसे सामान माल पैसा ले आया। ठीक है, तो आगे लिखो। नाउ P fails to give the notice of revocation to the third party. भाई कोई दिक्कत है? बताऊं अभी तुझे? Yes. The third party enters into contract with A assuming A is, अब दुनिया A को क्या समझेगी? अभी एजेंट ही तो समझेगी ना। A is agent of P. Now P is binded by the contract by A with T. All well भाई? तो अभी इम्प्लाइड ही चल रहा है हमारा। चलो अगला देखते हैं। तू पहले बता, तू दांत क्यों फाड़ रहा था? सुधरेगा नहीं तू। चलो सी पॉइंट देखो। सी पॉइंट सी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसके ऊपर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी, अब इसको भी समझ लो, ये जो इम्प्लाइड है ना, ये बहुत ही पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइड वाला लग नहीं रहा तुम्हें पढ़ते पढ़ते? तो अगला है हमारा एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई बंदा किसी का एजेंट नहीं होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई ऐसी जरूरत आ जाती है कि उसको एजेंट बनना पड़ जाता है। अगर मैं तुम्हें इतना बता के छोड़ दूं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आता। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कमजोर सा ही होता है, बट फिर भी ये टॉपिक अभी भी जिंदा है। कैसे, जरा समझो। मान लो कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं।
ठीक है, हंस लो सालों पहले तुम। हंसी दबा के बैठे हुए थे, हंसो, लेट के हंसी यहाँ आके। चलो भाई, हो गया। मान लो मैं ट्रक ड्राइवर हूं, ठीक है। एक ट्रक जा रहा है गुजरात से, ठीक है, गुजरात से जा रहा है दिल्ली आ रहा है। सुनो, तो गुजरात में ना दूध का प्रोडक्शन बहुत होता है, अमूल वगैरह, आनंदा, है ना। अमूल का भी हेड ऑफिस आई थिंक अहमदाबाद के पास है? आनंदा का भी है, अमूल का भी है। अरे जो बोल रहा हूँ वो बोलो ना, हाँ। नमक भी है सर, वहाँ दारू भी नहीं मिलती सर, ड्राई स्टेट है। सब आ जाओ, सब बात कर ले रही यही। पहले तुमसे पूछ रहे बेकार है, मैं ही बता रहा हूँ। नमक भी है, आ जाओ, सब आ जाओ। तो गुजरात से ना एक दूध का पूरा दूध नहीं, बटर आ रहा है, ठीक है। या चलो दूध ही आ रहा है, दूध के बहुत सारे पैकेट मेरे ट्रक के अंदर भरे। बड़ा सा ट्रक है मेरा, कंटेनर टाइप। उसमें लगभग 1 लाख लीटर दूध जो है वो आ रहा है दिल्ली की तरफ, ठीक है। अब वो दूध आ रहा है तो क्या हुआ कि रास्ते में किसान आंदोलन था, पता है ना किसान आंदोलन, तो सारे किसान रोड पे बैठ गए। अब मैं ट्रक कैसे चलाऊं, किसानों को रौन दूं? मुझे उनसे कोई गुस्सा नहीं है भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। अब किसान आंदोलन में सड़क जाम है पूरी, बंद कर रखा है भाई, वो टोल टैक्स पार ही नहीं कर सकते हम, दूसरे स्टेट में आ ही नहीं सकते। मतलब गाड़ी यहां तक पहुंच गई, हरियाणा, हरियाणा क्रॉस करते ही वो जो टोल टैक्स है वो बंद है। अभी हुआ था वो पिछले महीने, ठीक है जी, बंद है। अब मैंने गाड़ी को अपना साइड में लगा लिया, मुझे न्यूज मिल गई आगे बंद है। बड़ी दोपहर हो गई भाई, 10-11 बज गए। अब होती है कंटेनर में बहुत गर्मी, और गर्मी से दूध क्या हो जाएगा, फट के पनीर बन जाएगा, है जी। मतलब दूध खराब हो जाएगा। अब 1 लाख लीटर दूध खराब हो जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इधर उधर देखा, बंदे ने देखा तो राइट साइड में एक सड़क जा रही थी किसी गांव की तरफ। मैंने एज ड्राइवर मैंने वो ले ली किसी कस्बे की तरफ, वो ट्रक लिया, वहां खड़ा किया, और वो दूध मैंने वहां पर बेच मारा। क्यों बेचा? मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी, मैं कंफर्म था वो दूध खराब हो जाना है। और सरकार ने बोल दिया भाई 3 दिन तक आप इसको, आप ये रोड क्रॉस ही नहीं कर सकते। और मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई, मान लो फोन ही चोरी हो गया, ये भी बोल लो कि मैं अब प्रिंसिपल जो ओनर है उसको क्या कर सकूं। अब जैसे टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, पहले थोड़ी था ऐसा, लॉ को तो बने हुए 150 साल हो गए, है ना, पहले तो नहीं था ऐसा भाई। ठीक है, मैंने वो दूध जो है 1 लाख लीटर दूध था, वो गांव के अंदर या कस्बे में जो भी छोटे मोटे शहर में गया, मैंने वहां बेच मारा उसको। वो पैसे एक जगह जमा कर लिए, मैंने कहा अब जो जिस बंदे का दूध है उसको मैं ये पैसे वापस दे दूंगा। अब यहां पर मैं एजेंट बन गया बाय, समझ में आ गया, एजेंट बाय नेसेसिटी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं सामने वाले पर्सन से बात कर सकूं, और सिचुएशन ऐसी हो, कहीं नेसेसिटी के चक्कर में तुम कुछ भी मत कर जाना, रास्ते में दारू की उड़क लगी, दूध बेच दिया कि जी नेसेसिटी थी। समझ गए, तलब उड़ गई थी। समझ गए, ठीक है। तो आ गया एग्जाम्पल, चलो नोट करो। समटाइम अ पर्सन, अच्छा इस पे ना एक और बात सुन लो, इस पे एक केस भी आया था, सेम केस था जो मैंने आपको बताया, दूध की जगह बटर था और ट्रक की जगह रेल थी। किसी कंपनी ने ट्रेन को दिया कि उसका माल, उसका बटर जो है पहुंचा, रास्ते में रेल की स्ट्राइक हो गई, असल केस है ये। तो रेलवे ने क्या करा, उस बटर को बेच दिया। तो फिर जो बटर कंपनी थी उसने अपना एजेंट मानने से उसको इनकार कर दिया।
कोर्ट ने बोला भाई ये एजेंट ही है नेसेसिटी की वजह से, ठीक है। तो नोट करो एजेंट बाय नेसेसिटीज में समटाइम अ पर्सन who is not an agent of other person but due to circumstances he has to work as an agent. This type of agency is called agency by यहाँ एक एग्जांपल देंगे। केस का नाम था सिम्स एंड कंपनी वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी। बिल्कुल सेम केस था जो मैंने आप लोगों को बताया, बटर लगा दो दूध की जगह और ट्रक की जगह टायर वो लगा दो रेलवे। तो फैक्ट क्या थे जरा देख लो। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बटर was handed over to a railway company for transporting the journey was delayed due to strike. The railway company sold the butter, क्योंकि बटर क्या होता है, as it was perishable। तो कोर्ट का डिसीजन था, द कोर्ट हेल्ड दैट द रेलवे कंपनी has acted as an agent of sender of the butter। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। पहली बात तो ये, पहले ओरली बोल दूं कंडीशंस। पहली बात तो ये कि कोई इमरजेंसी का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, वो बंदा इस पोजीशन पे ना हो कि वो एक्चुअल बंदे से, ओनर से कांटेक्ट कर पाए, बात कर पाए। उसने सारे नेसेसरी स्टेप्स ले लिए थे सिचुएशन को हैंडल करने के, लेकिन नहीं कर पाया। जैसे मैं ट्रक की बात कर रहा हूं, तो रास्ते सारे बंद थे, मैंने प्रयास किया जाने का, सब बंद था। और मैंने एक्चुअली में वो दूध जो बेचा था वो गुड फेथ में बेचा था।
मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। ये हमारी कंडीशन, 4 कंडीशन समझ गए? कोई दिक्कत बेटे? रिपीट करता हूं, 4 की 4। देयर मस्ट बी सम इमरजेंसी, मैंने सारे नेसेसरी स्टेप्स ले लिए, और गुड फेथ में होना चाहिए, और रॉन्ग इंटेंशन मेरी नहीं, ये तो गुड फेथ में ही हो गया। हाँ जी, मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, मैंने कोशिश पूरी करी, बट मैं इन्फॉर्म, लेकिन इन्फॉर्म करने की कोशिश की, मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उसको इन्फॉर्म करूं। लिखो हेडिंग, कंडीशन फॉर एजेंसी ऑफ नेसेसिटीज। उसके फोन में बैलेंस नहीं था बेटे। जब दंगे होते हैं तो फोन के ब्लॉक नहीं कर देते, नेटवर्क करते नहीं करते? कैसे करता कांटेक्ट? और पुराने जमाने में तो फोन ही नहीं होते थे। कंडीशन फॉर एजेंसी बाय नेसेसिटी, नंबर 1, देयर मस्ट बी एन इमरजेंसी दैट इज situation requires immediate action. The person acting as agent was not in position to obtain the consent of owner of the goods. Number 3, the person acting as agent took all necessary action as a person of ordinary prudence. नॉर्मल बंदा जो एक्शन ले सकता था उसने भी वो लिए। नंबर 4, द एजेंट हैज वर्क इन गुड फेथ। एजेंट ने किस फेथ में काम किया? सही है। चलो बेटे अगला देखो, तो 2 हो गए हमारे, कौन कौन से? एक्सप्रेस हो गए और इम्प्लाइड। नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 का हेडिंग बना लो। मैं नंबरिंग कैसे दे रहा हूं? 2 दे दिया, 3। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ, कौन बताएगा इसके बारे में? मतलब कानून कहता है कि आप एजेंट हो। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कानून ने ही बोला है दैट आप एजेंट हो। कोई भी हिंट देना चाहेगा? जिन्होंने, लिक्विडेटर एजेंट नहीं होता। बस बहुत हो गया। मेरे प्यारो, जो
रिपीट कर रहा है अभी, नए बच्चों को तो नहीं पता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट याद है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर का डेफिनेशन याद है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो टेंशन मत लेना, ठीक है। जिन्होंने रिपीट कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई हुई है, और मैं क्या, यूनिवर्सल डेफिनेशन है, सब टीचर पढ़ाते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और वो प्रिंसिपल भी होता है। पता है किसी को? कहीं तो पढ़ी होगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट में एक पार्टनर, मान लो 5 पार्टनर है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल होता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, और ये लॉ में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं एजेंट एजेंसी बाय सेपरेशन ऑफ लॉ। ऑल वेल। और डिटेल में हम जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो लिखो इसके अंदर, इट मींस क्रिएशन ऑफ एजेंसी by the provisions of any act like Indian Partnership Act, provides that each partner is agent of each partner of firm as well as other party। ठीक है, कितने हो गए? चौथा बचा है, वो भी कर लेंगे, उसके बाद छोड़ूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। नंबर 4 नोट करो, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब होता है कंफर्म करना किसी चीज को। रेटिफाइड मतलब मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी वो काम करने की, लेकिन तूने कर लिया, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे घर में मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया, मैंने अपने छोटे भाई को 500 का नोट दिया। मैंने कहा भाई एक काम कर, पहले तो अपने फोनों को बंद करो। मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक करता हूँ क्लास में? नहीं मानोगे? अच्छा लगता है बार बार सुनना या मुझे बोलना? अच्छा लगेगा कुछ बोल दूं? गलत बात है। सीनियर हो तुम लोग, बच्चे थोड़ी हो। छठी सातवीं क्लास के बच्चे हो गया बार बार बोलना पड़े? मेरे ख्याल से आजकल वो ज्यादा समझदार होते हैं। वो एक बार बोल दो शांत, वो समझ जाते हैं कि यार रिस्पेक्ट। तुम लोग रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं समझते। अच्छा लगता है बार बार बोलना? नहीं लगता अच्छा? क्या देखते रहते हो फोन में? कुछ है? मैसेज आया था? मम्मी को पता है ना तू पढ़ रहा है? फिर कोई इमरजेंसी होगी उधर कॉल आ जाएगा। घर में पता है ना हम कोचिंग जा रहे हैं, नंबर है उनके पास, कॉल कर लेंगे उधर, कोई बड़ी इमरजेंसी होगी तो। घर में माँ की बात माननी नहीं है, यहाँ आके माँ का लाडला बन रहे हो। अच्छा नहीं लगता ऐसे मेरे को भी बोलना।
बार बार उठा रहा है, देख रहा है फोन। क्या है इस फोन में? कुछ नहीं है। जिस चीज की उम्मीद कर रहे हो वो होगा भी नहीं। मत अपने अच्छा ही लगता बोलना भाई, मत करो यार, सीनियर हो तुम लोग यार, तुम लोगों को बोलना अच्छा लगेगा मुझे। टाइम वेस्ट होता है, 3 मिनट वेस्ट हो गए तुम्हें बोलने में। आराम से देख रहा है फोनों को। भाई हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग हैं, हम तो नहीं निकालते ऐसे फोन। हमें इम्पोर्टेंट पता है कि अभी जब से पढ़ा रहा हूँ इतने नोटिफिकेशन आ चुके। देखा है एक बार भी निकाल निकाल के भाई मैसेज आ रहा है, और हमसे ज्यादा बिजी भी नहीं होगा। नहीं होता ये सब, साइड रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर बिना फोन के भी जी लो। गधों की तरह लगे रहते हैं पूरे दिन फोनों के अंदर, रील ये वो। इंसान बन जाओ। पढ़ने आए हो, पढ़ाई कर लो। कितनी बार बोलूं क्लास के अंदर? मजाक चल रहा है? तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे स्टेटस, बड़े स्टेटस का कोर्स तुम लोग कर रहे हो, मजाक बना के रखा हुआ है कोर्स का। ये कोर्स तुम्हारा मजाक बनाता है रिजल्ट में। तू तो अभी दोबारा दे रहा है ना, बुरा देखो, अच्छा नहीं लगता बोलना ऐसे मुझे। दे रहा है ना दोबारा? यही एक्टिविटी पहले की थी। अरे दिखाओ किसी को यार, हम कुछ कर रहे हैं, हम स्पेशल। पिछली क्लास में भी बोला था, लोगों को बोलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बोलने से नहीं होगा, एक्ट से होगा। और एक्शन होगा रिजल्ट से। और रिजल्ट कम से कम ऐसे तो आएगा नहीं। फाउंडेशन में आ जाए एक बार को, गलती से पास हो जाओ, इंटर में होके दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत है तो एक ग्रुप करके दिखा देना ऐसी एक्टिविटीज पे। ऐसे नहीं मिलते 1.5-2 लाख रुपए महीने के। 15,000 में रिक्शा चला रहे हैं लोग, बाहर जाके देख लो, पता लग जाएगा। 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? झूठ बोल रहा हूं मैं? तुम्हें चाहिए 2 लाख रुपए महीना? तुम्हें चाहिए स्टेटस, रुतबा, अच्छी लड़की, बैंक क्रेडिट कार्ड दे। कुछ नहीं मिलना तुम लोगों को अगर ऐसी एक्टिविटी रही तो। चलो, समझ ही नहीं आता साला, इतनी क्लास में समझा रहा हूँ। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। फर्क भी नहीं पड़ता, ऐसे बेशर्मों की तरह ऐसे हंसते फर्क पड़ना चाहिए। तेरे को नहीं बोल रहा स्पेशल, मैं सबको बोल रहा हूँ, तेरे थ्रू बोल रहा हूँ। फर्क पड़ना चाहिए। और ये सिर्फ इस 1.5 घंटे की बात नहीं है जो तुम क्लास ले रहे हो, 1 सवा घंटा। ये अदरवाइज है नहीं सावर की बात। तुम बाद में क्या करते हो वो भी डिपेंड करता है। शाम को रील लेके बैठ गए, व्हाट्सएप पे बातें करो फालतू की। किसी ने भी बुलाया वहां पहुंच गए। तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है, तुम बुलावे में पहुंच जाते हो। इज्जत उसकी है जो अवेलेबल ना हो। इसका मतलब नहीं कहीं नहीं जाना, रिस्पेक्टेबल जगहों पर जाना होता है, बड़े नहीं कहीं भी मुंह उठा के पहुंच गए। उसने पूछा ही बस तुम पहुंच गए, तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। तुम उस 140 करोड़ लोगों के अंदर उन 97% लोगों में हो जो बिल्कुल मैंगो पीपल है, आम आदमी, जिसको चूसा जाता है बस। बचे हुए 3% बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब सीरियस होना पड़ता है। सीरियस का मतलब नहीं मुंह पर आके बैठ जाओ, सीरियस मतलब लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। क्लास 2 घंटे की है, पूरी क्लास लो बिना फोन देखे, साइलेंट रखो उसको। तुम रखते हो वाइब्रेशन पे कि सर को ना पता लग जाए। वाइब्रेशन कर रहा है, तुम्हें तो लग रहा है ना, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं। तुम्हारा फोन वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। साइलेंट भूल जाओ उस फोन को। और देख बड़ा मजा आता है जब 6-8 घंटे बाद फोन लो ना, एक्साइटमेंट रहती है कि क्या आया होगा। उसका तो मैसेज नहीं आया और अगर जिंदगी में गलती से कोई है भी ना तो वो भी निकल लेगी, ये भी मान ले। तेरे में तो नहीं लग रहा मुझे निकल गई ना? सुन लो मेरी बात, कुछ करोगे कुछ बनोगे तो ही फायदा है, नहीं तो टेम्पररी लाइफ ऐसे ऐसे।
मुंह मारना पड़ेगा फिर। ज्यादा मत बुलवाओ, बहुत हो गया। आइंदा से किसी को भी फोन चलाना देखा क्लास में, उसका फोन जमा कर लूंगा और उसके मम्मी पापा आके लेकर जाएंगे। छोड़ेंगे नहीं यार, इतना हम कोई खली थोड़ी है। खुलवाना भी नहीं है, उसके मम्मी पापा से खुलवाएंगे सामने, देखना जरा क्या कर रहा था। यही करेंगे अगली बार से, अगर किसी का फोन बजा, क्योंकि देखो तुम सीनियर बच्चे हो, अब अच्छा नहीं लगता तुम्हें डंडे से मारे, हम कोई जल्लाद थोड़ी है, हम भाई पढ़ाने आए हैं, पढ़ाते। लेकिन इतना भी फ्रीडम नहीं होना कि तुम कुछ भी कर लो, फिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी। रेटिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मेरा दोस्त, सॉरी हाँ, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया और मैंने अपने भाई को 500 रुपए दिए कि जा यार 3 बर्गर लेकर आ, मैकडी के। ठीक है, देख गले से पानी उतर रहा है। मैं कहा 3 बर्गर लेकर आ मैकडी के। तो मेरा भाई मेरा एजेंट हो गया, मेरे ब्याह पर जा रहा है थर्ड पार्टी से डील करने। वो आया और वो लेकर आ गया 3 खस्ता कचौड़ी। आइए खस्ता कचौड़ी वो ले आया, उसने रख दी नीचे प्लेटों में निकाल के रख दी। मैंने देखा ये तो कचौड़ी है, मैंने उसको देखा, मैं कहा बच्चे हुए पैसे दे। बच्चे हुए पैसे लिए और खाली कचौड़ी, खत्म। अच्छा पहले ये बताओ, उसने क्या अपनी एजेंसी का रूल निभाया? मैंने उसको जो बोला, लेकिन मैंने अपने एक्शन से उसको रेटिफाइड कर दिया कि चल कोई नहीं, खाना तो था ही कुछ, कचौड़ी खा लेंगे भाई। आ गया समझ? तो कहते हैं रेटिफाइड, मतलब किसी कोई मेरा एजेंट है नहीं, या है तो उसने वो एक्टिविटी करी जो मैंने नहीं करने को बोला। जैसे मान लो मैंने किसी बंदे को 10,000 रुपए दिए, मैंने कहा कि 100 किलो चावल लिए हो 100 रुपए किलो वाले, ठीक है डन। वो 100 किलो चावल ले आया 110 रुपए किलो वाले, ले आया चावल, उसने कहा क्वालिटी अच्छी थी ये वाली। तो मेरे पास दो बात, या तो मैं बोला है वापिस कर गया, मैं लाइबल नहीं उसका, मैंने तुझे क्या बोला था 100 वाले लाने को, तू क्यों ले आया 110। या मैं बोलूंगा चल छोड़ कोई नहीं, ये पकड़ 1,000 रुपये और दिया, तो एक्सेप्ट करता हूं तो वो रेटिफाइड हो जाता। आगे क्लियर है? चलो लिखो, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में मीनिंग, लिखो रेटिफिकेशन मीन्स रेगुलराइजेशन, मतलब कंफर्मेशन ऑफ पास्ट इरेगुलर एक्ट। कौन सा एक्ट? ऑफ एजेंट। कौन कर रहा है रेटिफिकेशन? कौन कर रहा है? किसकी हरकत का? एग्जाम्पल लिखो। पी ऑथोराइज्ड ए फॉर बाइंग 100 kg ऑफ राइस एट ₹100 per kg। A bought the rice in the name of P at the rate ₹110
per kg. Later P accept the rice at 110 per kg. उसने कहा चल कोई बात नहीं यार. Here is ratification by P through implied contract. तो रेटिफिकेशन यहां पर दो बातें, इम्प्लाइडली भी हो सकती है और एक्सप्रेसली भी हो सकती है. जैसे मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बोला, इम्प्लाइड हो गया. मान ले बोल चल यार कोई बात नहीं ठीक है ओके चल आगे से मत करियो, ठीक है, वो एक्सप्रेस हो गया. तो लिखो रूल्स अबाउट रेटिफिकेशन. नंबर ए, द रेटिफिकेशन may be express or implied by the conduct of the ये इंपॉर्टेंट है, बी लाइन लिख लो इस पे बेशक. बी पॉइंट कह रहा है प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस जब इरेगुलर एक्ट हो रहा हो. जो प्रिंसिपल है ना वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब वो इरेगुलर एक्ट हो रहा हो. जरूरी नहीं उस जगह पर हो, होना चाहिए प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस. ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा लेकिन पहले लिख लो इसको. लिखो द प्रिंसिपल मस्ट बी in existence at the time when the irregular act was done by the agent. Simply those acts cannot be ratified which were done when principle was not in existence. समझ गए सब. एक एग्जांपल दूंगा. आपने कई बच्चों ने अभी कंपनीज एक्ट मुझसे नहीं पढ़ा है, पढ़ाऊंगा. कुछ ने वीडियोस देखी किसी ने? कोई नहीं, हम क्लास में करेंगे. मैं आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ाऊंगा. एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट जो बंदा करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर. एक प्रमोटर कंपनी बना रहा है, तो कंपनी अभी बनकर तैयार नहीं हुई, तो बनने से पहले प्रमोटर उस कंपनी के बिहाफ पर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है. अभी तो कंपनी बनी नहीं ना. कंपनी जब बन जाएगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पे होंगे. और आज प्रमोटर कर रहा है किसके बिहाफ पर? ऑल वेल. समझ गई? तो क्या यहां पर कंपनी एग्जिस्टेंस में है? यानी कि ये वाला फिर रेटिफिकेशन अलाउड
हालांकि कंपनी बनने के बाद अगर बोलती है कि हाँ ठीक है आपके पैसे मैं दे दूंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी ने अगर मना कर दिया ना तो आप पैसे, सही है, लिखो एग्जाम्पल। प्रमोटर्स ऑफ ए प्रपोज्ड कंपनी enters into an agreement for buying of building from T। ठीक है, प्रमोटर ने प्रपोज्ड कंपनी के, मतलब कंपनी अभी बनी नहीं है। कैन कंपनी नो द कंपनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस ठीक है, और आगे लिखो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे बने होने चाहिए, मतलब अगर वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो नहीं, तो रेटिफिकेशन नहीं। इट मींस इफ एन एजेंट एंटर इनटू एन इर्रेगुलर एक्ट ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट in his personal name, then such act of agent cannot be ratified। ठीक है, अपने नाम पे करेगा तो रेटिफाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल लिख लो, एन एजेंट वॉज ऑथराइज टू बाय रुपीज, एक अथॉरिटी थी कि वो 100 रुपए किलो चावल खरीद सकता है प्रिंसिपल के ब्याह पर। ए ने खरीद लिया अपने नाम पे, ए बॉट द राइस इन हिज पर्सनल नेम, here P cannot ratified this contract। ये सी था, ए बी सी, सी हो गया, कोई दिक्कत भाई सी पॉइंट में। अगला पॉइंट डी और ई और एफ, तीन और है फिर छोड़ेंगे क्या।
बेटा ज्यादा तेज मत है, ये हिल रहा है ये सब कुछ। अरे डी पॉइंट, जो रेटिफिकेशन है ना, वो प्रिंसिपल जो करेगा वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के लिए नहीं करेगा। जैसे कि एजेंट ने कोई इरेगुलर एक्ट करा, तो प्रिंसिपल उस इरेगुलर एक्ट को रेटिफाइड करेगा होल। जैसे वो चावल वाला एग्जांपल दिया मैंने, 100 रुपए किलो ले आई हो, वो 110 रुपए किलो ले आया, तो मतलब 1000 रुपए ज्यादा खर्च करके आया, तो मैं उससे बोल रहा 500 मैं दूंगा, 500 तू दे, ऐसा नहीं। या तो पूरा ही मना करूंगा, या तो पूरे के लिए क्या करूंगा। समझ गए? तो लिखो डी पॉइंट, रेटिफिकेशन must be done by the principal for whole of the contract and not only for part of the contract. डी पॉइंट ओके। और प्रिंसिपल को पहले फैक्ट की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, मतलब एजेंट जो भी रेगुलर एक्ट कर कर आया है वो प्रिंसिपल को फुल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लिखो ई पॉइंट, द प्रिंसिपल full knowledge of facts, it means agent disclose such an every fact about एफ पॉइंट लिख लो, नो रेटिफिकेशन, कुछ केस में रेटिफिकेशन नहीं होगा, जरा उसको समझ लो। नो रेटिफिकेशन आगे लिखवा रहा हूं किस केस में, यहां तक ओके। अगर एजेंट कोई इलीगल एक्ट कर कर आ गया, उसने एक मर्डर कर दिया और प्रिंसिपल कह रहा आप लाइबल, नहीं समझे? वो कोई वेपन खरीद के ले आया इलीगल, उसने कोई ड्रग्स का कर लिया, उसने कोई जुआ हुआ गलत काम करा, तो इसके लिए ये तो इलीगल एक्ट है, इसके लिए प्रिंसिपल रेटिफिकेशन। कोई भी वॉइड एक्टिविटी करोगे तो रेटिफिकेशन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। एक कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर है, अगर एक कंपनी के ऑब्जेक्ट में ये लिखा है कि कंपनी इसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगी, अगर कंपनी का काम है गेहूं का बिजनेस करना और वो पब्लिक से, लोगों से पैसे ले रही है गेहूं के बिजनेस के लिए, तो कंपनी उस पैसे को किसी और बिजनेस में नहीं लगा सकती, और अगर लगा रही है तो अल्ट्रा वायरस, और अल्ट्रा वायरस वॉइड होता है। तो इन एक्टिविटीज के लिए इलीगल, वॉइड और ऑल वेल कोई भी रेटिफिकेशन। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे कितने कंसेप्ट हुए आज? 2 कंसेप्ट क्लियर है, सबसे बड़ा है सेकंड वाला ही था। नेक्स्ट क्लास में एजेंसी खत्म करेंगे, इंस्टीट्यूट की बुक से भी और नोट्स को भी कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से।